हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी अहम खबरें हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। एक तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो एक्सटर्नल अफ़ेयर्स के मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि आज इंडिया को जिस नज़र से देखा जाता है या जो इम्पोर्टेंस दे दी जाती है यूएस की तरफ से, वो पहले नहीं थी। बल्कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो लास्ट ईयर एक विजिट किया था उसका भी ज़िक्र किया है। इसके साथ-साथ अयोध्या से खबर है क्योंकि अभी 22nd ऑफ जनवरी को राम मंदिर की ओपनिंग है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, उनका आना हुआ आफ्टर 32 इयर्स। एक बहुत बड़ा लंबा अरसा है। हो क्या रहा है, इस हवाले से दोनों इश्यू पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फखर भाई, फखर रागली आपको थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया, आपको भी बखैर रागले एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे हैं कि अमेरिका का अमेरिका की जो सोच है, उसमें तब्दीली तो आई है इस रीजन के हवाले से और स्पेशली इंडिया के हवाले से। चीन के साथ उनका ऑन ऑफ रहा है, कभी थोड़े से क्लोज हुए, कभी दूर हुए। लेकिन जब हम देखते हैं तो काफ़ी जिस जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने ज़िक्र किया है कि एक अलग से इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके पीछे मतलब क्या चीज़ें ऐसी आपको लगती है कि पहले भी इंडिया था, इंडिया पहले भी एक बड़ा मुल्क था, बड़ी पॉपुलेशन रखता था, बहुत सारी और चीज़ें थी। लेकिन क्या लीडरशिप की कमी थी या क्या वजह आपको नज़र आती है कि पहले वो चीज़ नहीं थी जो आज नज़र आ रही है 2023 एंड 2024? फखर भाई, वक्त चीजों को बदलता है, सिचुएशंस बदलते हैं, इंसान नहीं बदलते। आप समझ रहे हैं ना, जब राइट। इंसान वक्त बदल जाता है तो उसको समझ में आ जाता है। तो 1949 में जो भारत की जर्नी शुरू हुई, एक कॉलोनियल हैंगओवर था वेस्ट के ऊपर। इंडिया नया, अरे वर्ल्ड, यूएसए नया नया सुपर पावर बना था, बहुत बड़ी वॉर जीती थी, तो आप एक हुँ, सेंस ऑफ ट्रायम्फेंट आप समझ सकते हैं। उसके बाद उनको पहला धक्का लगता है जब वो कोरिया वॉर में एक डिबैकल देखते हैं। 36 पैलर में उनको रुकना पड़ता है, रशिया और चाइना मिलकर उनको एक जिसे कह दिए क्रशिंग डिफीट देते हैं। उसके बाद से फिर वो वियतनाम में आते हैं, वो एक वेंचर करते हैं। वियतनाम में भी उनको देखना पड़ता है कि मिलिटरीली वो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलिट्री माइट का जो एक इरोजन हुआ है कि मिलिट्री माइट इज द ओनली फाइट। आज की डेट में देखिए, जो भी मिलिट्री माइट से प्रॉब्लम सॉल्व करने गया है, ये तो आप एक रिकॉर्ड देख लें कि वो कुछ नहीं पाए। यूएस, यूक्रेन और रशिया एग्जाम्पल है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली बर्बादी हो रही है, ठीक है ना। अफगानिस्तान में भी जो आए वो भी आपके सामने है। अमेरिका ने ईस्ट एशिया में, अरे वेस्ट एशिया में बर्बादी मचाई, कुछ नहीं हुआ। अंत में इराक भी डिस्टेबलाइज हुआ, यमन भी डिस्टेबलाइज हुआ, सीरिया भी डिस्टेबलाइज हुआ, पूरा का पूरा एरिया रीजन ही डिस्टेबलाइज हो गया। फोर्स इज नॉट द ऑल्टरनेटिव, ये तो दुनिया को पता चल चुका है। इवन पुतिन साहब को भी अच्छे से पता चल गया। वो भी कह रहे हैं कि अब आओ कोई सुलह वोला करवाओ, गेम को खत्म करो। ये पुतिन साहब भी बार बार इस तरीके के मैसेज दे रहे हैं। सो वही बात है कि अमेरिका, अब आप देखिए, मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था, लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहा था जेनेवा में, तो हमने एक केस पढ़ा था जिसमें क्लिंटन साहब ने 5-6 मिसाइल मारे थे केन्या के कहीं किसी देश के ऊपर, अफ्रीका में, बिकॉज उनको सस्पेशन था कि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन है। फिर उसी तरीके से बुश ने भी इराक पे अटैक किया था, जब बुश जूनियर सीनियर को जो है जहर देने की कोशिश की गई थी, सस्पेक्टेड सस्पिशियसली या अलीजेडली। तो उन्होंने इराक के ऊपर मिसाइल मारे थे, और उन्होंने कभी इंडिया को डायल करने की, वो तो सिक्योरिटी काउंसिल को डायल करने उचित नहीं समझते थे भाई। अगर आप आर्टिकल 51 यूएन चार्टर पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 51 चार्टर में कहता है, यूएन चार्टर का, कि यदि आप कलेक्टिव या यूनिलैटरल सेल्फ डिफेंस यूज कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, मगर तब तक जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। यानी आपका जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ये एक इंटरिम प्रोविजन है, ये फाइनल प्रोविजन नहीं है। और वो नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के दायरे में बंधा हुआ है, यानी डिसप्रोपोर्शनल यूज जो है वो फिर क्रिमिनल हो जाता है। तो उसमें आपके ऊपर ये ड्यूटी है कि जैसे ही आपने इस राइट टू सेल्फ डिफेंस का यूज किया है, यू आर ड्यूटी बाउंड अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर टू इन्फॉर्म यूनाइटेड नेशन कि हमने ऐसा एक्शन लिया है। हुँ। ये ड्यूटी है आपकी, ठीक है ना, लीगल ड्यूटी है, जिसका कि अगर आप वॉयलेशन करते तो यू माइट पे हेवी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट।
अमेरिका वो भी करना नहीं उचित समझता था कई बार, हालांकि करता था मगर कई बार नहीं करता था वो ऐसा उचित के इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को कोई एक्शन लेने से पहले, एक्शन लेने के बाद बता दिया तो बता दिया, बात अलग है। हुँ, उसी तरीके से आप देखे परसों क्या हुआ या नरसों, जब यूएस और यूके ने यमन पे अटैक किया उसके पहले उन्होंने इंडिया को कॉल किया एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, कि एग्ज़ैक्टली। भाई साहब एंथनी कॉल ब्लिंकन की कॉल आई, बिल्कुल, कि एग्ज़ैक्टली। कॉल आई, इट्स नॉट, उन्होंने बकायदा कहा कि वी हैव इन्फॉर्म्ड देम दैट वी आर टेकिंग हुँ, दिस एक्शन। दिस इज हुँ, अ बिग थिंग फखर भाई, दिस इज अ बिग 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 थिंग। यानी वो कह रहे हैं कि यू आर द स्टेक होल्डर और हम हुँ, आपको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। ठीक है हुँ, ना, अगर या नहीं भी बताते तो इंडिया क्या ही उखाड़ लेते हम लोग, क्या कर लेते हुँ, भैया। वो तो राइट। उनका तो पूरा एक जो कोलिशन है उसमें बहरीन है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा है, पता नहीं और कतर है, कौन कौन से देश है, बेल्जियम है, 50 देश है उनके साथ। बिल्कुल। लेकिन ये चेंज ऑफ एटीट्यूड है कि भाई कम्युनिकेशन करो। हुँ, बिकॉज इंडिया, अगर तुम्हें वेस्ट एशिया को डील करना है तो इंडिया के बिना वेस्ट एशिया डील नहीं हो सकता। उसका रीजन बिल्कुल। क्या है? सलमान साहब ने, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब, हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन जायद साहब, दोनों लोगों ने मैसेज दे दिया कि इंडियन लीडरशिप हमें मंजूर है। वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया, वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद इंडिया, बिकॉज इंडियंस जो कहेंगे वो कभी भी हमें ये नहीं लगा कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। इंडिया एक एक इमेज एंजॉय करता है सारी दुनिया में, बिकॉज ये सबको एक्सेप्ट करने वाली फिलॉसफी हमारी हुँ, जो रही है कि आप, अगर मुझे याद है लोग इराक जाते थे बहुत पहले, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अगर उनको ये बता दीजिए कि आप इंडिया चाहें तो उनका देखने का तरीका बदल जाता था। या और ये मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी बताऊं, तो मैं एक एग्ज़ैक्टली। अलमाटी में बैठा हुआ था बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में ना, मेरे साथ बैठे हुए थे कजाक वजाक लोग अपना लगा रहे थे, और ना सही। अंदर एक गाना डिस्को थेक था, तो कजाक डांस कर रहे थे, उसमें अचानक से गाना बजने लगा, जिम्मी 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 आजा आजा आजा, ठीक है ना, विच इज अ वेरी फेमस सॉन्ग ऑल अक्रॉस सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया, मैं गया वहां देखने, तो मैंने देखा फैमिली थी दो तीन, वो डांस कर रही थी जिम्मी जिम्मी आजा आजा। तो उनमें से एक लड़की आई, उसने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे भी यूं डांस करवाया, मैंने भी सपोर्ट किया, फिर मैं चला आया बाहर। ओके। अच्छा, मैं चला आया, उसके 20-25 मिनट बाद एक आदमी आया, हाथ में दारू की बोतल पकड़ी हुई थी उसने, और वो आया, उसने मुझे देखा कि ये हेलो ब्रदर, मैंने कहा हेलो। अच्छा, मेरे साथ यूरोपियन बैठे थे, एक ग्रीस का था, एक मसिडोनिया से था, एक यूके, दो यूके से थे। वो यूरोप, मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी में, ईस्ट की सोसाइटी में गया हूं कि यूरोपियन बैठा और कोई ये पूछे कि तू इंडिया से आया भाई, आप तुझसे बात कर ले, कोई वैल्यू नहीं देता यार, सच बात है ये। हुँ, ठीक है ना, अगर आप कहीं पाकिस्तानी बैठे हुए हो, आपके बगल में गोरा बैठा है, आपको भी पता है फाकर भाई किसको रिस्पेक्ट मिलने वाला है और हमें आपको क्या मिलना है वहां पे। ठीक है ना, इसमें तो एग्री कोई शक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू आर राइट, तो वो बिल्कुल। आया वहां पे, वो बंदा, उसने ना मुझे देखा, उसने कहा कि इंडियन, मैंने कहा यस, ओ आई हैव लिव्ड इन दिल्ली। उसने दारू की बोतल, और उसने किसी कोने से कोई बातचीत नहीं की, उसने दारू की बोतल खोली, उसने कहा ये लो। अब मैं दारू नहीं पीता, मैंने कहा यार इसने मुझे यार धर्म संसद में डाल दिया साले को। अच्छा, उसके बाद वो मुझसे कहा सलाम वालेकुम फ्रेंड, सलाम वालेकुम, मैंने कहा सलाम वालेकुम। उसका बड़ा ही लिबरल थे वो लोग, उनका ग्रीटिंग है सलाम वालेकुम, लेकिन वो बाकी सब जो है वो अपने हिसाब से करते हैं, आप समझ रहे हैं ना। राइट, राइट, राइट। तो फिर उसने कहा कि वन वन फॉर मी, वन फॉर मी। मैंने कहा यार अब कहाँ मैं फंस गया, मुझे उतना टकीला का शॉट लगवा दिया। मैं पी करके मैंने भी कहा ये वो। अच्छा, मेरे जो प्रोफेसर डीन थे वो ग्रीस के थे, उन्होंने कहा साले तुम हमारे साथ तो आज तक नहीं पिए, इसके कहने पे तुम एक के बाद ठोके पे ठोके चले जा रहे हो। मैंने ओह कहा माय यार, गॉड! वो अच्छा। उसने जो इज्जत दी, मैंने मन में कहा वो तो किसी ने नहीं दी यार मुझे आज तक, साले को हुँ। पूरी दुनिया घूम आया हूँ। चाइना में मैं जब स्टूडेंट के रूप में गया था, तो हम लोग जब डिस्को जाते थे, तो जितनी चाइनीज लड़कियां होती थी ना, वो मेरे साथ कोई डांस नहीं, सब गोरों के पीछे डांस कर रही होती थी यार। एक गोरा, उसके पीछे 10 चाइनीज, और हम साले को, एक इंडियन है तो दूसरे इंडियन को पकड़ के खुद ही डांस कर रहे। भाई कोई तो देख ले। आप समझ रहे हैं? तो बड़ी मुश्किल से इज्जत मिली थी, मैंने कहा यार आप नहीं। तो और ओके। चाइनीज गर्ल्स तो क्रेजी है यार, यूरोपियन गोरी चमड़ी के पीछे तो यार हैरान हूं। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं किया है, हमारे आपके सुमित हुँ, जैन भी हैं, उन्होंने शादी किया, ऐसे कई भी थे, लेकिन नॉर्मली आप अगर पब में जा रहे हैं, सही। तो वहां तो लड़कियां भाई इसीलिए आ रही ना कि कोई गोरा मिल जाए, सेट हो जाए लाइफ। हुँ, इंडिया कौन आना चाहता है? वो चाइना से हुँ। निकल के इंडिया तो आना नहीं चाहेगी, या चाइना से निकल के पाकिस्तान तो जाना नहीं चाहेगी, वो तो चाइना से निकल के यूरोप और अमेरिका कनाडा के सपने देख रही है, न्यूजीलैंड के सपने देख रही है। सही, आप सही, समझ रहे हैं ना। अब सही। आप अगर बिल्कुल। चले भी गए तो यार साइड में कहीं स्पीकर के पास खड़े होकर आपस में ही बात करेंगे, और होता भी है मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी जाते तो आपस में ही बात कर रहे होते, और भाई ठीक चल रहा है, हाँ भाई बस दुआ है। बोल रहे आप। तो सही है मैंने ना कहा मतलब भाई आज तो बनता है इसका। सो दिस इज व्हाट इट इज चेंजिंग। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम हुँ, सेइंग। और बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके बाद खत्म करता हूं मैं, कि ना मैं चूंकि ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था डेमोंट फोर्ट में, हुँ, तो वहां पे ना उनके एजुकेशन मिनिस्टर साहब आए, वेरी यंग एनर्जेटिक गाय, और उन्होंने एक अपना वो दिया एआई और उस पे,
उनकी 50 मिनट की टॉक थी, 25 मिनट उन्होंने इंडिया पे बातचीत की। और उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए, कोई एक इंडियन आदमी था खन्ना, उसने किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी की हुई थी, उसका एग्जांपल दिया। उन्होंने मोदी साहब का तो कम से कम 20 बार नाम लिया। फिर उन्होंने सुंदर पिचाई को कोट किया, ये वो। ही वाज लाइक वी आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड इंडिया एंड ऑल हुँ, दैट। सो ये ना एक चेंज है, यस। बिकॉज इंडियंस ने ये प्रूव किया, जो कि हमारी इमेज क्या बनाई वेस्ट ने, जब हमें जब हमसे हमको छोड़ हुँ, के गए, हमको यस। बताया ये गरीब भूखे नंगे स्नेक चार्मर है। और हुँ, आप देखिए वही स्नेक चार्मर उनका प्रधानमंत्री बना हुआ है, वही बिल्कुल। स्नेक चार्मर अमेरिका की जो सबसे बड़ी पोजीशन है उस पे जाके बैठा हुआ है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा तो आज की या डेट में कुछ नहीं है, बिल्कुल दोनों सही, इंडियन जाके बिल्कुल बैठे। सही, तो बिल्कुल सही। पॉइंट ये कि आप हमें कितनी भी बदनाम कर लो, लेकिन चूंकि हमारी जीन्स में ज्ञान है हुँ, और हम इसीलिए विश्व गुरु थे, एग्ज़ैक्टली, हम राइज के, बिल्कुल। दैट हैज चेंज्ड द वे हुँ, Americans have perceived, that has changed the way West have perceived us. उनको ही लगता है ये वो नहीं है स्नेक चार्मर्स, ये साले ये इंटेलिजेंट वाले हैं। और हुँ, इसमें उनको भी क्रेडिट जाता है, ऋषि सुनक से ज्यादा क्रेडिट उन 160 एमपीओ को जाता है जो गोरे थे, व्हाइट थे, मगर उन्होंने एक इंडियन पे अपना ट्रस्ट रखा। ये भी ऑल्सो दिखाता है बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि समाज कैसे बदल गया। ये बिल्कुल वही ठीक कह रहे पिछले जो कहते थे तुम्हें तो हम जब तक हैं तो तुम यूनाइटेड हो, नहीं तो टूट जाएगा, तुम्हें पॉलिटिक्स क्या पता, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। हाँ, गवर्नेंस क्या पता, तुम हाँ। तो किसी लायक नहीं हो। उन्हीं लोगों ने ये, दिस इज हाउ यू चेंज वर्ल्ड। वो ये हुँ, नहीं कहते कि हमने इंडियंस पे राज किया बड़ा, वो उसको वो एज अ सक्सेस स्टोरी नहीं पढ़ाते, वो कॉलोनियलिज्म को एज अ समझ लीजिए काइंड ऑफ अ ब्लॉट पढ़ाते हैं, वो उस पे वो प्राइड नहीं लेते वो। बिल्कुल ठीक सही। है ना? अच्छा डॉक्टर साहब जी। एक चीज़ कि जिस वक़्त हम बात करते हैं ग्लोबल पावर्स की 3, 4, 5 कंट्रीज़ हैं जो इस वक़्त इस दौड़ में या इस रेस में मौजूद हैं। क्या अमेरिकन्स को अब ये बात समझ आ रही है कि यार हमारी बिल्कुल आज भी ख़ैर एज़ अ सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और अमेरिकन एक फ़र्म की रिपोर्ट थी कि अ, चाइना और इंडिया ये टॉप की इकोनॉमीज़ बनने वाली है, यानी 57 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन की होगी और तकरीबन 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी 53 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान की होगी। और उसके बाद फिर अमेरिका 50 के आसपास खड़ा होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है मतलब इस तरह। तो उनको अब लग रहा है कि ये अब जो एक पावर वाली जो गेम है या पावर हाउस है, दैट विल बी शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो तो भाई बार-बार कह रहे हैं दिस इज़ गोइंग टू बी द एज ऑफ इंडिया। ये या इंडिया का युग होने वाला है, एरा होने वाला है। तो किस तरीके से इंडिया का एरा होगा? कोई हमारे पास हम न्यूक्लियर बम से तो जाके दुनिया को जीतने वाला समय तो गया। उसमें तो बिल्कुल, इंडिया का एरा कभी नहीं बनने वाला। अगर हम सोचे कि हम घोड़े पे जाके सबके देशों को जीत लेंगे और उनके ऊपर ये बैठ जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला है ना। आज की वो तो बिल्कुल। असंभव है। तो फिर इंडिया का एरा कैसे होगा? इंडिया का एरा वैसे होगा, मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि हमारी फ़खर भाई फिलॉसफी में एक कास्ट सिस्टम को पकड़ा और वो सारी दुनिया में बता दिया कि बस इनका कास्ट सिस्टम ही है, ये इंडियंस मतलब कास्ट सिस्टम, ये दैट्स हाउ इन्होंने अनटचेबिलिटी और ये सब फैला दिया, व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ आवर सोशियोलॉजी। डिनाई नहीं करते, हमने गलतियां की होंगी, मगर फिलॉसफी का मिस इंटरप्रिटेशन था, वो आपको मानना पड़ेगा। तो अब पूरी दुनिया में ये हो गया कि ये तो अनटचेबल्स के, इनके सोसाइटी इक्वल नहीं है, मानव को मानव के बराबर, व्हिच वाज नॉट द आइडिया। ठीक है ना? एनीवेज, अब उसके बाद बाकी जो हमारी फिलॉसफी थी, उन सब फिलॉसफी को इन्होंने बंटाधार कर दिया। देखिए, आप अगर ना कोई रूल दे रहे होते हैं, लॉ मेकिंग इज अ वेरी टफ बिजनेस, और उसमें यदि आप ना एक कोई एक्सेप्शन देना भूल जाएं तो उसके बड़े कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि कोई भी इंसान अगर दूसरे इंसान की हत्या करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। अगर आपने उसमें एक्सेप्शन देना भूल गए कि यदि कोई अपनी इस निगेटिव इस वजह से किसी की हत्या करता है तो उसको माफ भी किया जाएगा, तो क्या होगा कि कोई बेचारा गलती से भी अगर हत्या कर रहा होगा वो भी अब उसमें फंसेगा। ठीक है ना? तो इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल वेद के फॉर्म में दिए, तो उन्होंने उनको ये बात पता थी कि यदि तुम लोगों को डिविनिटी से जोड़ोगे तो वो डिविनिटी के नाम पे लड़ेंगे। तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे ना, जिसे कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ, जिसे कह लीजिए इन केस ऑफ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सूत्र भी उन्होंने दे दिए थे, वो सॉल्यूशंस भी दे दिया था। जैसे उन्होंने कहा एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है, बताने वाले जो गुरुजन है, जो लोग हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि मेरे माइंडसेट में यह है कि मैं ये बोलने की क्षमता रखता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं यहूदी हूं, मैं सब कुछ हूं।
ये एक सूत्र ने इतनी बड़ी मेरी दिमाग का मंटल खोला हुआ है, बिकॉज़ कि अगर ये नहीं होता हमारी किताबों में कि एक सत्य है, उसको बताने वाले लोग अलग-अलग हैं, तो मैं ये कभी नहीं बोल पाता कि मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। मैं बोल ही नहीं पाता, क्योंकि अगर मेरे यहाँ सूत्र ये होता कि सिर्फ मेरा सत्य है, बाकी का गलत है, तो मैं बोलता मैं तो सिर्फ एक हूँ क्योंकि बाकी वाले तो गलत है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। उसी तरीके से हमारे ये कहा गया, वेद को माने या ना माने, दोनों की रक्षा करना, दोनों की वेलफेयर करना, ये राजा का काम है। इससे बड़ा सेक्युलरिज्म क्या होगा? इससे बड़ा सेक्युलरिज्म क्या होगा? हमारे यहाँ कभी भी लॉज नहीं दिए गए। लॉज हमेशा से बनाने का काम वो ऋषियों मुनियों का रहा। कभी भी डिविनिटी से ये नहीं कहा कि भगवान ने लॉ बना दिया, इसको मानना है तुम्हें। सो यही सेक्युलरिज्म है ना, कि लॉ मेकिंग पावर हमेशा मैन मेड हो। ये हमारी यहाँ पे हमारी सिविलाइजेशन में था। तो पॉइंट ये है फकर भाई, कि इन्होंने हमारी एक चीज को पकड़ के बाकी सब फिलॉसफीज हमारी जो इतनी सुंदर थी, वो उन्होंने जो है उसको उसका कबाड़ा कर दिया। अब आप बताइए, दुनिया को कह रहे हैं फ्रीडम देने वाले हम हैं। इससे बड़ा फ्रीडम क्या है कि मैं ये कहूं कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, जैन हूं, बुद्ध हूं, जू हूं, जेंटाइल हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं आदिवासी हूं और मैं कुछ नहीं। इससे बड़ी आजादी क्या है? दिस इज फ्रीडम। तो वो इंडिया को जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी, वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। एंड दिस इज द रीजन जो आप कह रहे हैं, दुनिया इंडिया को चेंज होते हुए देख रही है। इंडिया को दूसरे नजर से देख रही है, बिकॉज बिल्कुल। इंडियंस आर विद फ्री माइंडसेट। तो वो कहीं जाते हैं तो वो किसी को ना दुश्मन नहीं समझते, किसी से अपने ऊपर खतरा नहीं समझते, वो मिल जाते हैं। उनको पता है कि अगर मैं मिल गया अमेरिका से तो मेरी इंडियन आइडेंटिटी पे कोई खतरा नहीं होगा, मैं इंडियन वहां भी बना रहूंगा, क्योंकि मुझे इंडियन बनने के लिए कुछ छोड़ना या मानना नहीं है। मैं ऐसे का वैसे ही इंडियन रह सकता हूँ। इंडियन मैं आत्मा से हूँ, इंडियन मैं अपने दिल से हूँ। तो मैं अमेरिका में जाऊंगा अमेरिकन बन जाऊंगा, मैं बिल्कुल। ब्रिटेन में जाऊंगा ब्रिटिश बन जाऊंगा। दिस इज व्हाट इट इज ना। ये हम जो बार बार कह रहे हैं दुनिया को कि डेमोक्रेसी ओल्डेस्ट हम है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ही डेमोक्रेसी कहते हो ना, कि सबको जैसे जीने दो, फ्री लाइफस्टाइल को ही तो डेमोक्रेसी। वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। हमारे पूर्वजों ने हमें ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एंड वी आर फंक्शनिंग आल्सो। दिस इज द रीजन वी आर फंक्शनिंग। जी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा आते हैं अयोध्या की तरफ। और मोदी जी आफ्टर 32 इयर्स, 14 जनवरी 1992 के बाद ये उनका, वो कह रहे हैं कि अभी मैं बल्कि इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका आना हुआ। और वो कह रहे हैं कि क्योंकि अब शायद 5-6 दिन या 7 दिन ऑलमोस्ट रह गए, यानी 1 हफ्ता रह गया जी। जी। राम मंदिर की इनॉग्रेशन होनी है। एक बहुत बड़ा, लोगों ने, मैं उस दिन कहीं पढ़ रहा था कि 550 साल शायद या इससे ज्यादा लोगों ने वेट किया। आपका टेक चाहूंगा इस सबसे पहले फकर भाई, ये किसी की जीत नहीं है, ये किसी हिंदू की जीत नहीं है, ये किसी मुसलमान की हार नहीं है। पे। जी। ठीक है ना? ये हम सब की धरोहर है, ठीक है ना? हम्म। भारत के मुसलमानों ने, उनको अगर कोई भड़काया नहीं होता तो ये मैटर बहुत पहले ही सॉल्व हो गया होता, वो देने को तैयार भी हो गए थे। ठीक है, कुछ मुसलमान होंगे जिनमें ये भावना होगी कि हमारे वो ज़मीन के नहीं है, लेकिन बहुतायत मुसलमान, उनको ये सिखाया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, गलत चीज़ें हम उनको वापस सिखाएँगे। लेकिन ये राम मंदिर का बनना हमारी कोई विजय नहीं है, हमने किसी को हराया नहीं है, हमने अपनी चीज़ों को वापस लिया है, वो भी बड़े प्यार से, ठीक है ना? देखिए, बीजेपी ने ये कहा है और आरएसएस और वीएचपी ने भी ये कहा है कि राम मंदिर पे हमने जो मार्ग अपनाया वो था पब्लिक एजिटेशन का। हमने लोगों में आंदोलन पैदा किया और लोगों को राम मंदिर का रास्ता हमने साफ करवाया। लेकिन अभी हमारे 2 और मुद्दे हैं, वो है ज्ञानवापी और मथुरा। ज्ञानवापी यानी वाराणसी में जो मैं रहता हूँ, और मथुरा। ये 2 मुद्दे हैं, इस पे उन्होंने साफ कर दिया, बीजेपी ने और बीएचपी ने। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों को भी हम लड़ेंगे, लेकिन कानूनन। उसके लिए कोई पब्लिक आंदोलन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का पब्लिक जिसे कहते हैं वो करना, वो पब्लिक को अराउज करना, वो हमारा काम नहीं है। राम मंदिर भारत की चेतना है। इसको कोई अगर झुठलाए कि मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ा, ये गलत होगा। झूठ बोलने से आप, और इसीलिए कहते हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की आवश्यकता है। बैठिए, गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। किया गया, किसी ने एक दौर था, उस दौर में लोगों ने कुछ कुछ चीजें मानी और वो चीजें हुई। अब उन पे जो है मलहम लगाने का समय है। तो राम मंदिर भारत की चेतना है, भारत की आइडेंटिटी है भाई। हम मरते हैं तो राम राम, हम सुबह उठते हैं तो राम राम, हमारी रोम में राम राम है भाई, हमारी ग्रीटिंग है राम राम। और भाई आप पुरानी फिल्में देखें, जय श्री राम, जय राम जी की भैया, या राम राम। तो राम को अगर हम राम राम कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि इस्लाम नहीं था तब।
राम राम कहने से किसी की कोई बुराई नहीं होती, किसी भगवान की आप जय नहीं कर रहे हो, आपके पूर्वज हैं वो, ठीक है ना? आपकी ही आइडेंटिटी है वो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा कि आप पख्ता जो वर्ड है, पख्तून आपको वेदों में मिलता है। आपकी आइडेंटिटी के बिना महाभारत नहीं हो सकती, तो जो हमारी आइडेंटिटी वो आपकी भी आइडेंटिटी है। उससे हुँ, क्यों नफ़रत करना? ठीक है ना? तो ये किसी की विजय नहीं है। हम नहीं मानते कि हमने मुसलमानों को दबा दिया और बदला ले लिया, ये सब नहीं। हिस्ट्री में जो राइट, हुआ वो एक अलग चीज थी। ये हमारी धरोहर है। ये जितना हिंदुओं का है उतना ही हमारे मुस्लिम भाई बहनों का है। ये उतनी ही जीत उनकी है, क्योंकि उन्हीं के पूर्वज राम भी थे हुँ, और उन्हीं के पूर्वज हम भी हैं। हमारे पूर्वज सबके एक है। हमारी पूजा पद्धति और भगवान में आस्था अलग अलग हो सकती है, मगर राम मंदिर में सबकी सबके है राम, किसी के वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। और मोदी जी ने जो काम किया है, उन्होंने बहुत मैं खुद मैं आस्तिक आदमी नहीं हूं। मैं भगवान में मेरा बहुत लिमिटेड भरोसा है, लेकिन मैं राम के ऊपर भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो आइडिया ऑफ मोरालिटी कि बाप के लिए राज छोड़ हुँ, दो, त्याग करो, एक पत्नी के लिए रहो जिंदगी में और किसी का, ये मुझे आइडियाज बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अपील करते हैं। उन्होंने रावण को हराया तो रावण के यहाँ से एक चीज, ना तो कोई औरत, ना तो कोई जायदाद, ये वो कुछ लेके नहीं आए, सब वहीं दे कर क्या कि अपना शासन संभालो, हम तुम्हें आए थे, अपनी तुमने हमारी वाइफ का एब्डक्शन किया था, हमने माँ सीता को ले लिया, अब हम जा रहे हैं, तुम्हारी कोई चीज से हमें कोई शत्रुता हुँ, नहीं है। ना हुँ, तो हम तुम्हारे यहाँ के बाल बच्चे और लोगों को ला के बाजारों में बेचेंगे, कुछ नहीं, हम चले आए और उनकी सत्ता उन्हीं को सौंप दी। ये नहीं कहा कि अब बदल जाओ तुम और तुम हमारी शासन को मानो, हुँ, बल्कि उनसे भगवान राम से लक्ष्मण जी ने कहा कि यार इतनी बड़ी सोने की लंका है, इतना रिचनेस है और आप अयोध्या जा रहे हो, इसको भी तो देखो। तो उन्होंने कहा हुँ, कि लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका न अपि रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग की ये सोने की लंका से कोई प्यार नहीं है। मेरी भूमि जैसी भी हो, बंजर हो, मेरी भूमि है। मेरी माता यानी माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है, स्वर्ग ओके, भी नहीं जाने देता। तो मैं हुँ, फिर सबसे कहूंगा कि 22 जनवरी आप सबका दिन है, भारतीयों का दिन है। किसी की विजय नहीं, किसी की हार नहीं। ये हम ओके, सब की एक जिसे कह लीजिए विरासत है, ठीक है ना? तो राइट। आप भी आइए, इसका पार्ट बनिए, इसको एन्जॉय कीजिए। इसमें कोई भी हार-जीत मत देखिए कि आप हार के ओके, जी। बिल्कुल और बिल्कुल ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की कि ना किसी की ये जीत है, ना किसी की ये हार है। एक चीज़ है, जो भी है या हो रही है, होने जा रही है 22nd ऑफ जनवरी को और मेरे ख़्याल सारी दुनिया देखेगी उस चीज़ को। वैसे बहुत ज़्यादा एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ है लास्ट काफ़ी अरसे से, अब की बात नहीं है कि सिर्फ़ जनवरी में हुआ और मीडिया हो या बाकी कंट्रीज़ हो इस इवेंट को कवर किया जा रहा है। खैर एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू।